ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में मैं महान विदुषी महिला गार्गिका महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ संवाद या शास्त्रार्थ का वर्णन करने जा रहा हूँ। भारतीय इतिहास में ऐसी अनेकों महान नारियां हुई हैं जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, ज्ञान, विज्ञान में निष्णात होने और प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष की बराबरी कर अपने धर्म का पालन किया। प्राचीन काल में गर्ग वंश में वचकनु नामक महर्षि थे जिनकी पुत्री का नाम वचकन्वी गार्गी था। बृहदारण्यक उपनिषद में इनका ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ बड़ा ही सुंदर शास्त्रार्थ आता है। बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित इस कथा के अनुसार एक बार महाराजा जनक ने श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी की परीक्षा लेने के लिए एक सभा का आयोजन किया। राजा जनक ने सभा को संबोधित करके कहा, हे महाज्ञानी जनों, मैं आपका आतिथ्य सत्कार करते हुए अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ। सचमुच यह मेरा सौभाग्य है कि आपके चरण कमल मेरे राज दरबार में पड़े हैं। मैंने यहाँ पर कुछ गायों को रखा है जिनके सींगों पर सोने की मोहरें जुड़ी गई हैं। आप में से जो श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी हो वह इन सवर्ण जडित सब गायों को ले जा सकता है। जब राजा जनक अपने आप में स्वयं ब्रह्म विद्वान थे, वह अपने राजदरबार में अनेक गूढ़ प्रश्नों और विषयों के शास्त्रार्थ कराने के लिए जाने जाते थे। आज उन्होंने बड़ा गंभीर प्रश्न सभी ब्रह्मज्ञानियों के समक्ष छोड़ दिया था कि आप में से जो सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी हो वह इन सवर्ण जडित गायों को यहाँ से ले जा सकता है। राजा के इस गंभीर प्रश्न को सुनकर सभी ब्रह्मज्ञानी अतिथियों में से किसी का भी यह साहस नहीं हुआ कि वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी माने और उन सवर्ण जटित गायों को वहां से ले जाकर चल दे। तब वहां उपस्थित ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यों, इन गायों को हमारे आश्रम की ओर हाँक ले चलो। इतना सुनते ही सब ऋषि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने लगे। याज्ञवल्क्य ने सबके प्रश्नों का यथाविधि उत्तर दिया। उस सभा में ब्रह्मवादिन गार्गी भी उपस्थित थी। याज्ञवल्क्य ने वहां पर उपस्थित सभी ब्रह्मज्ञानी ऋषियों के गूढ़ प्रश्नों का सटीक उत्तर देकर उन्हें निरुत्तर कर दिया। तब उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए गार्गी सामने आई। वह नहीं चाहती थी कि ऋषि याज्ञवल्क्य अपनी श्रेष्ठता सिद्ध किए बिना उन गायों को वहां से ले कर चला जाए। गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा, हे ऋषिवर, क्या आप अपने आप को सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी मानते हैं? इस पर ऋषि याज्ञवल्क्य बोले, हे देवी, मैं स्वयं को ज्ञानी नहीं मानता, परंतु इन गायों को देख मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। एक ऋषि के मुंह से मोह जैसे शब्द को सुनकर गार्गी को माने अपने शास्त्रार्थ को आगे बढ़ाने का एक उचित कारण और माध्यम मिल गया। वैसे महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी मोह जैसे शब्द को वहां
जानबूझकर ही व्यक्त किया था, क्योंकि वह भी यही चाहते थे कि उनसे कोई चर्चा करें और चर्चा करें या चर्चा या शास्त्रार्थ प्रारंभ करने के लिए कोई ऐसी बात होनी ही चाहिए जो शास्त्रार्थ को आगे बढ़ाने का माध्यम बने। एक ऋषि के मुंह से मोह जैसा शब्द सुनकर गार्गी ने ऋषि को चुनौती दी। तब उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य पर और भी करारा प्रहार करते हुए और अपने प्रश्न को धार देते हुए कहा, आपको मोह हुआ, यह उपहार प्राप्त करने के लिए योग्य कारण नहीं है। ऋषिवर, ऐसे में तो आपको यह सिद्ध करना ही होगा कि आप इस उपहार के योग्य हैं। यदि सर्वसम्मति हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। यदि आप इनके संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत करेंगे तो ही आप इस पुरस्कार के अधिकारी होंगे। ऋषि याज्ञवल्क्य ने विदुषी गार्गी को स्वयं से प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की। तब विदुषी गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य से बड़ा सरल सा प्रश्न पूछ लिया कि हे ऋषिवर, जल में हर पदार्थ बड़ी सरलता से घुल मिल जाता है, परंतु मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यह जल किस में जाकर मिल जाता है। तब ऋषि याज्ञवल्क्य ने गार्गी के इस प्रश्न का वैज्ञानिक और तार्किक उत्तर देते हुए कहा कि जल अंततः वायु में ओतप्रोत हो जाता है। हम देखते ही हैं कि समुद्र से अतुलित जल मानसूनी प्रक्रिया के अंतर्गत वायु में मिल जाता है। इसके पश्चात गार्गी का अगला प्रश्न था कि वायु किस में जाकर मिल जाती है। याज्ञवल्क्य का प्रश्न था, उत्तर था कि अंतरिक्ष लोक में। अब गार्गी ऋषि याज्ञवल्क्य के हर उत्तर को प्रश्न में परिवर्तित करती चली जा रही थी। इस प्रकार गंधर्व लोक, आदित्य लोक, चंद्रलोक, नक्षत्र लोक, देवलोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक और ब्रह्मलोक तक जा पहुंची और अंत में गार्गी ने पुनः वही प्रश्न पूछ लिया कि यह ब्रह्मलोक किस में जाकर मिल जाता है। शास्त्रार्थ बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया था। एक विदुषी महिला ने ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्य को हिलाकर रख दिया। ऋषि याज्ञवल्क्य यह तो चाहते थे कि उन्हें कोई चुनौती दे और यहाँ पर शास्त्रार्थ हो, पर उन्हें यह पता नहीं था कि यहाँ पर गार्गी जैसी संस्कारों से सशक्त विदुषी महिला उन्हें इतना झकझोर कर रख देगी। गार्गी ने चाहे जितने भी प्रश्न ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछे, उन सब के पूछने के पीछे कारण यही था कि वह याज्ञवल्क्य ऋषि की सर्वोत्कृष्टता और सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध कर देना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि ऋषि याज्ञवल्क्य के बारे में कल कोई यह कहे कि वह गायों के सींगों के ऊपर लगे स्वर्ण के मोह में आकर गायों को ले गए। वास्तव में गार्गी यही चाहती थी कि सभी विद्वजन यह जान व मान लें कि याज्ञवल्क्य वास्तव में
ब्रह्मज्ञानी हैं और उन्हें किसी प्रकार का मोह नहीं है। ब्रह्मज्ञानी होने के कारण ही उनका गायों पर अधिकार बनता है, परंतु इस अधिकार से पहले परीक्षा को वह हर स्थिति में आवश्यक मानती थी। गार्गी यह भी नहीं चाहती थी कि किसी ऋषि के मन में यह बात रह जाए कि वह संकोचवश ऋषि याज्ञवल्क्य का सामना नहीं कर पाए, अन्यथा वह उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित कर सकते थे। गार्गी इसमें प्रत्येक प्रकार के संदेह और शंका का निवारण कर देना चाहती थी। वह चाहती थी कि आज जब राजा जनक ने ऋषियों की इस पवित्र सभा में वास्तविक ब्रह्मज्ञानी होने के प्रश्नों को यहाँ पर उछाल ही दिया है, तो ऋषि याज्ञवल्क्य निर्विवाद सच्चे ब्रह्मज्ञानी सिद्ध हो जाएं। अतः उसने स्वयं ने ही ऋषि याज्ञवल्क्य को गहरे रहस्यों से भरे प्रश्नों से घेरना आरंभ कर दिया। वह नहीं जानती थी कि उसके द्वारा पूछे जा रहे इन प्रश्नों से दुखी होकर ऋषि याज्ञवल्क्य खिन्न भी हो सकते हैं। जब गार्गी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी तो गार्गी को लगभग डांटते हुए याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी, इतने प्रश्न मत करो, कहीं ऐसा न हो कि इससे तुम्हारा माथा ही फट जाए। वास्तव में अब गार्गी ने सृष्टि के संबंध में रहस्य भरे प्रश्न पूछने आरंभ कर दिए थे, जिससे ब्रह्मज्ञानी ऋषि याज्ञवल्क्य स्वयं हतप्रभ रह गए। ऋषि याज्ञवल्क्य के मुंह से कुछ कठोर शब्द सुनने के पश्चात गार्गी ने उनके अहम की तुष्टि के लिए अपने आप को कुछ क्षणों के लिए मौन कर लिया, परंतु इसके पश्चात वह फिर प्रश्न करने की मुद्रा में आ गई। गार्गी ने ऋषि के सम्मान और अहम का पूरा ध्यान रखते हुए बड़ी सधी सधाई शैली में पूछ लिया कि ऋषिवर सुनो, जिस प्रकार काशी या विदेह का राजा अपने धनुष की डोरी पर एक साथ 2 अचूक बाणों को चढ़ाकर अपने शत्रु पर संधान करता है, वैसे ही मैं आपसे 2 प्रश्न पूछती हूँ। याज्ञवल्क्य ने अपने आप को संभालते हुए अर्थात कुछ संतुलित सा करते हुए कहा, हे गार्गी, पूछो। तब गार्गी ने पूछा, स्वर्गलोक से ऊपर जो कुछ भी है और पृथ्वी से नीचे जो कुछ भी है और इन दोनों के मध्य जो कुछ भी है और जो हो चुका है और जो अभी होना है, ये दोनों किसमें ओत-प्रोत हैं। आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में यदि गार्गी के इस प्रश्न का रूपांतरण या शब्दांतरण किया जाए तो गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य से सीधे सीधे स्पेस और टाइम के बारे में प्रश्न किया था। उसका प्रश्न यही था कि स्पेस और टाइम के बाहर भी कुछ है या नहीं है। गार्गी के प्रश्नों का अभिप्राय था कि सारा ब्रह्मांड किसकी सत्ता के अधीन है, अर्थात किसके शासन प्रशासन या अनुशासन में यह सारा ब्रह्मांड कार्य
कर रहा है या गतिशील है। गार्गी के तीखी धार वाले इन प्रश्नों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए ऋषि याज्ञवल्क्य ने बड़े प्रेम से उत्तर देते हुए कहा, एतस्यैव अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, अर्थात हे गार्गी, यह सारा ब्रह्मांड एक अक्षर अविनाशी तत्व के शासन, प्रशासन और अनुशासन में गतिशील है, अर्थात कार्य कर रहा है। गार्गी अब अपने प्रश्नों की बौछार को कुछ धीमा करती जा रही थी। उन्होंने ऋषि याज्ञवल्क्य से इतने प्रश्न कर लिए थे कि उन प्रश्नों के आगे के प्रश्न पूछने का साहस राजा जनक के दरबार में बैठे किसी अन्य ऋषि के भीतर नहीं था, जिससे अब यह सिद्ध होता जा रहा था कि ऋषि याज्ञवल्क्य ही आज के समय के सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी हैं और गार्गी भी इसी ऊंचाई तक शास्त्रार्थ को पहुंचाना चाहती थी। अंत में उन्होंने पूछा कि हे याज्ञवल्क्य, ये सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है? गार्गी के इस प्रश्न पर याज्ञवल्क्य का उत्तर था, हे गार्गी, अक्षर तत्व के अधीन यह सारा ब्रह्मांड कार्य कर रहा है। इतना कहने के पश्चात ऋषि याज्ञवल्क्य ने अक्षर तत्व के बारे में अपना गंभीर चिंतन सभी ऋषियों के मध्य प्रस्तुत किया, जिससे राजा जनक सहित सभी ऋषिगण गद हो उठे। वे अंततः बोले, गार्गी, इस अक्षर तत्व को जाने बिना यज्ञ और तप सब कुछ व्यर्थ है। ब्राह्मण वही है जो इस रहस्य को जानकर ही इस लोक से विदा होता है। ऋषि याज्ञवल्क्य के द्वारा अब तक अपनी सर्वश्रेष्ठता और उत्कृष्टता को इस प्रकार प्रस्तुत कर दिया गया था कि सारा दरबार और राजा जनक सहित सारे ऋषिगण उनकी सर्वोत्कृष्टता को स्वीकार कर चुके थे, जिसे देखकर गार्गी भी अत्यंत हर्षित हो रही थी। अब वह ऋषि याज्ञवल्क्य को अपने प्रश्नों से और अधिक उग्र या उत्तेजित नहीं करना चाहती थी। फलस्वरूप गार्गी ने अपने प्रश्नों को समेटते हुए महाराजा जनक की राजसभा में याज्ञवल्क्य को ब्रह्मज्ञानी मान लिया। इतने तीखे प्रश्न पूछने के उपरांत गार्गी ने जिस तरह याज्ञवल्क्य की प्रशंसा कर अपनी बात समाप्त की, तो उसने वाचकन्वी होने का एक और गुण भी दिखा दिया कि उसमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को प्रणाम किया और सभा से विदा ली। याज्ञवल्क्य विजेता थे, गायों का धन अब उनका था। याज्ञवल्क्य ने नम्रता से राजा जनक को कहा, राजन, यह धन प्राप्त कर मेरा मोह नष्ट हुआ है। यह धन ब्रह्म का है और ब्रह्म के उपयोग में लाया जाए, यह मेरी विनम्र विनती है। इस प्रकार राजा जनक की सभा के द्वारा सभी ज्ञानियों को एक महान पाठ और श्रेष्ठ विचारों की प्राप्ति हुई। सचमुच
सनातन राष्ट्र भारत की सनातन परंपरा में गार्गी जैसी महान विदुषी नारियों का होना हम सब के लिए गर्व और गौरव का विषय है। परम ऋषियों की सभा में इतने उत्कृष्ट विषय पर आयोजित शास्त्रार्थ में ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्य जैसी ऋषियों से प्रश्न पूछने का साहस करने वाली गार्गी आज भी नारी के लिए आदर्श प्रस्तुत कर रही है। उन जैसे दिव्य गुणों से भूषित नारी ही भारत की सनातन परंपरा की रक्षक हो सकती है। हम चाहते हैं कि गार्गी की शास्त्रार्थ परंपरा को आगे बढ़ाने वाली नारी का निर्माण करना हमारे देश के कर्णधारों का उद्देश्य होना चाहिए। नारी भी अपने आप को इस शिव संकल्प के प्रति समर्पित करे और यह दिखावे कि गार्गी की परंपरा को चलाने और अपनाने का साहस उसके भीतर है। जब नारी इस प्रकार के संकल्प को लेकर आगे बढ़ेगी, तभी कहा जा सकेगा कि आज की नारी भी वास्तव में सशक्त महिला ही है। सचमुच यह देश अंग प्रदर्शन कर पर्दे पर अपने शरीर को बेचने वाली किसी हीरोइन का देश नहीं है। यह देश उस गार्गी का देश है जो पर्दे पर अथवा ज्ञानी जनों के विशिष्ट मंचों पर पर्दे में रहकर अर्थात लज्जा में रहकर पर्दे की बात अर्थात प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को खोलने की बात करना जानती है। पर्दे पर रहकर पर्दे में रहने को ही पर्दा कहते हैं। पर्दे पर रहकर बेपर्दा हो जाना तो कोई बात नहीं। जो पर्दे पर रहकर भी पर्दे में रहे, वही महिला वास्तव में सशक्त है और भारत ऐसी ही सशक्त महिला का पुजारी देश है। पूरी सभा स्तब्ध, मामला ही ऐसा था। शास्त्रार्थ के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रश्नकर्ता के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया गया हो। तुर्रा यह कि यह घटना उस राजा की सभा में हुई जिसे स्वयं भी महान विद्वान माना जाता था। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। परम आत्मज्ञानी के तौर प्रतिष्ठित याज्ञवल्क्य ने झल्ला कर आखिर कह ही दिया, गार्गी माति प्राक्सिर्मा ते मूर्धा व्यापपत, यानी गार्गी इतने सवाल मत करो, कहीं ऐसा न हो कि इससे तुम्हारा भेजा ही फट जाए। याज्ञवल्क्य के इस कटु और अपमानजनक बात शास्त्रार्थ के नियमों के सर्वथा प्रतिकूल थी। लेकिन गार्गी ने वह प्रश्न छोड़ दिया। मगर ऐसा भी नहीं कि ज्ञानी होने के पुरुष दंभ के सामने वह विदुषी परास्त हो गई, बल्कि उसने तो किसी साधु मना महानता का परिचय दिया और पूरे सम्मान के साथ उस विषय को टालकर दूसरे विषय पर बात शुरू कर दी। बेहद गूढ़ विषय पर शुरू हुई इस नई चर्चा पर अब पूरी विद्वत सभा में जबरदस्त अक्षोभ और विषाद जनित सन्नाटा फैल गया। अगला प्रश्न तो और भी गूढ़ था, लेकिन गार्गी की विनम्रता के सामने अब वह पुरुष दंभ नतमस्तक था। अपराध बोध और पश्चाताप में डूबते जा रहे
याज्ञवल्क्य ने अब स्वयं को सचेत कर दिया। वे जानते थे कि उनसे अपराध हो गया और इसी तत्वबोध ने उन्हें विजयी बना दिया। लोभ और दम समाप्त हुआ तो उन्होंने पुरस्कार में मिली 1000 गाय खुद लेने के बजाय प्रजा में ही वितरित करने का फैसला कर लिया। जबकि गार्गी अपनी विनयशीलता के चलते हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलो दिमाग में बस गई। हालांकि उनके प्रश्नों का जवाब आखिरकार याज्ञवल्क्य ने दे दिया, लेकिन वाचकन्वी बनकर गार्गी को वह स्थान मिल गया जिसे संवाद या विवाद में कोई ना हरा सके। गार्गी को लेकर इतिहास दरिद्र है। इस तर्क में कोई दम नहीं है कि गार्गी के पिता वचकनु नामक कोई ऋषि थे। ऐसी हालत में यह स्वीकार कर लेने में कोई हर्ज नहीं है कि अपनी वाक्पटुता और विनयशीलता सहनशीलता के चलते ही गार्गी को वाचकन्वी कहा गया। इतिहास में ऐसे कई संदर्भ हैं कि पुत्र के चलते पिता को पहचाना गया। ऐसी हालत में अगर अपनी वाक्पटुता के चलते उनके पिता को वचकनु कहा जाने लगा हो तो क्या संदेह है। कम से कम लोग अपनी बेटियों को गार्गी जैसा बनाने में गर्व का अनुभव तो करने ही लगेंगे। गार्गी के बारे में ब्राह्मण और पुराणों में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी याज्ञवल्क्य शास्त्रार्थ का जिक्र है। जैसे वैदिक साहित्य पर सूर्या सावित्री प्रकाशमान हैं, उसी तरह उपनिषद साहित्य पर गार्गी बेजोड़ हैं। गार्गी इस देश में तब थी जब वैदिक मंत्र रचना के अवसान के बाद चारों ओर ब्रह्म ज्ञान पर वाद विवाद और बहस हो रही थी और याज्ञवल्क्य समाज को अद्भुत नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। युधिष्ठिर के दौर में जनक मिथिला के राजा हुए। इस आधार पर गार्गी को महाभारत युद्ध के करीब 50-60 वर्ष बाद का माना जा सकता है, यानी आज से करीब 5000 साल पहले। कहाँ की थी गार्गी कुछ पता नहीं। याज्ञवल्क्य पुराणों व महाभारत में खूब हैं, पर गार्गी नहीं। याज्ञवल्क्य के साथ हुए 2 संवादों के अलावा कहीं कोई संदर्भ नहीं। इससे तय है कि गार्गी कुरु पंचाल के बजाय संभवतः उत्तरी बिहार की थी, जहाँ से उनके लिए मिथिला की राज्यसभा में जाना सुगम रहा होगा। तो मैथिल माना जा सकता है गार्गी को, लेकिन इतना तो तय है कि गर्ग गोत्र में उत्पन्न होने के चलते उनका नाम गार्गी पड़ा होगा। बृहदारण्यक उपनिषद 3.6 और 3.8 के अनुसार राजा जनक ने 1000 गायों की शर्त पर शास्त्रार्थ रखा। सभी विद्वान खामोश की। अचानक याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य से कहा कि चलो सभी गायों को हाँक ले चलो। यह सुनते ही गार्गी ने उन्हें चुनौती देते हुए पूछा, हे ऋषिवर, जल में हर पदार्थ घुल मिल जाता है तो जल किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया कि वायु में। फिर गार्गी ने पूछा कि वायु किसमें मिलती है, तो याज्ञवल्क्य का उत्तर था कि अंतरिक्ष लोक में। पर अदम्य गार्गी भला कहाँ रुकती। वह याज्ञवल्क्य के हर उत्तर को प्रश्न में
तब्दील करती गई और इस तरह गंधर्व लोक, आदित्य लोक, चंद्र लोक, नक्षत्र लोक, देवलोक, इंद्र लोक, प्रजापति लोक और ब्रह्मलोक तक जा पहुंची। लेकिन जब गार्गी ने 10वें सवाल में ब्रह्मलोक की स्थिति पूछी तो याज्ञवल्क्य भड़क उठे और गार्गी को लगभग डांटते हुए कहा, गार्गी माति प्राक्सिर्मा ते मूर्धा व्यापपते व्यापपते, यानी गार्गी इतने सवाल मत करो, कहीं ऐसा न हो कि इससे तुम्हारा भेजा ही फट जाए। दिक और काल, दरअसल गार्गी का सवाल सृष्टि के रहस्य पर था। अगर याज्ञवल्क्य उसे ठीक तरह से समझा देते तो हालत यह न होती, पर गार्गी तो निपुण वक्ता और विदुषी थी, जिसे पता था कि कब बोलना और कब चुप होना है। इसलिए याज्ञवल्क्य से मिला अपमान वह सह गई, लेकिन हार नहीं मानी और दूसरा सवाल उठा दिया, जिसे आज टाइम और स्पेस का विषय कहा जाता है। स्वर्ग लोक से ऊपर जो कुछ भी है और पृथ्वी से नीचे जो कुछ भी है और इन दोनों के मध्य जो कुछ भी है और जो हो चुका है और जो अभी होना है, ये दोनों किसमें ओतप्रोत हैं। उसकी जिज्ञासा था कि स्पेस और टाइम के बाहर भी कुछ है या नहीं है। इसलिए गार्गी ने बाण की तरह पेन इन दो सवालों के जरिए यह पूछ लिया कि सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है। याज्ञवल्क्य बोले, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, यानी कोई अक्षर अविनाशी तत्व है जिसके प्रशासन में, अनुशासन में सभी कुछ ओतप्रोत है। गार्गी ने पूछा कि यह सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है, तो याज्ञवल्क्य का उत्तर था अक्षर तत्व की। इस बार याज्ञवल्क्य ने अक्षर तत्व के बारे में विस्तार से समझाया। वे अंततः बोले, गार्गी, इस अक्षर तत्व को जाने बिना यज और तप बेकार हैं। अगर कोई इस रहस्य को जाने बिना मर जाए तो समझो कि वह कृपण है, जिसने अपने जीवन का सार समझा ही नहीं और जो अंधेरे में आया और अंधेरे में चला गया। सूर्य और ज्योति के लोक को जाना ही नहीं और ब्राह्मण वही है जो इस रहस्य को जानकर ही इस लोक से विदाय होता है। सत्यम इरतम ज्योति। गार्गी इस जवाब से इतने प्रभावित हुई कि उसने याज्ञवल्क्य को प्रणाम किया और सभा से विदा ली। याज्ञवल्क्य विजेता थे, गायों का धन उनका था, लेकिन गार्गी के प्रति अपने बर्ताव के चलते याज्ञवल्क्य अंदर तक हिल गए और राजा जनक से कहा, राजन, अब इस धन से मेरा मोह नष्ट हो गया है। विनती है कि धन ब्रह्मा का है और ब्रह्म के उपयोग में प्रयुक्त हो। यानी याज्ञवल्क्य जीत कर भी हार गए और विशिष्टतम दार्शनिक और युग परिवर्तक गार्गी हार कर भी जीती और अमर हो गई। गार्गी वाचकन्वी एक ऐसी विदुषी थी जिसका भारत के महान दार्शनिकों में नाम उल्लेखनीय है। गार्गी का जन्म गर्ग वंश में वचकनु नामक महर्षि के यहाँ हुआ। वेदों की ऋचाओं को गढ़ने में गार्गी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गार्गी द्वारा रचित ऋग्वेद की ऋचाओं का विशेष महत्व है। गार्गी वेदज्ञ और ब्रह्मज्ञानी थी, तो वे सभी प्रश्नों के उत्तर जानती थी। ऋषि याज्ञवल्क्य और गार्गी का शास्त्रार्थ बृहदारण्यक उपनिषद की ऋचाओं का निर्माण हुआ। बृहदारण्यक उपनिषद वेदों का एक महत्वपूर्ण भाग है। जिस प्रकार वैदिक साहित्य में सूर्या सावित्री छाई हुई है, उसी प्रकार ब्राह्मण और उपनिषद साहित्य में गार्गी की अमिट छाप दिखाई देती है। सूर्या तब हुई जब भारत में मंत्रों का अस्तित्व समाप्त की ओर था और गार्गी भारत में
तब थी जब वैदिक मंत्र रचना के अवसान के बाद चारों तरफ ब्रह्म ज्ञान पर वाद विवाद चल रहा था। याज्ञवल्क्य भारतीय वैदिक काल के एक महान दार्शनिक एवं ऋषि थे और अपने काल में इन्हें श्रेष्ठतम वैदिक ज्ञाता माना जाता है। मिथिला के राजा जनक हर वर्ष अपने राज्य में शास्त्रार्थ करवाते थे। एक बार उन्होंने शास्त्रार्थ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने ऋषि याज्ञवल्क्य तथा अनेक विद्वानों को आमंत्रित किया था। वाचकनी गार्गी भी इस शास्त्रार्थ सभा में आमंत्रित की गई थी। इस आयोजन की खास बात यह थी कि जो शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करता है उसे इनाम के तौर पर सोने की मोहरों से जड़ित 1000 गायों को दान में दिया जाएगा। राजा जनक की शर्त। राजा जनक ने कहा कि सभा में पधारे विद्वानों में जो श्रेष्ठ ज्ञानी हो वो गायों को ले जा सकता है। इस पर निर्णय लेना कठिन था। कोई विद्वान खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझे तो वह ज्ञानी कैसा कहलाए। इस पर ऋषि याज्ञवल्क्य उठे और पूरे आत्मविश्वास से अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्य, इन गायों को हमारे आश्रम पर ले चलो। इतना सुनते ही सभा में पधारे सभी लोग ऋषि से शास्त्रार्थ करने लगे। याज्ञवल्क्य ने सभी प्रश्नों के यथाविधि उत्तर दिए और उसके पश्चात गार्गी उठी जो इस सभा में उपस्थित थी और सभी वाद विवाद को ध्यानपूर्वक सुन रही थी। जैसे ही याज्ञवल्क्य वहां से जाने लगे तुरंत ही गार्गी ने याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करना शुरू कर दिया। क्या थी गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच हुए शास्त्रार्थ की मुख्य बातें। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से अपने पहले प्रश्न में पूछा कि हे ऋषिवर, जल को घुलनशील कहा जाता है, वह सभी पदार्थ में आसानी से मिश्रित हो जाता है, तो आप बताएं कि फिर जल कहाँ जाकर मिश्रित होता है। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रश्नों से वो अक्षण भर के लिए क्रोधित हो गए, परंतु वे दूसरे ही अक्षण प्रश्नों का उत्तर देते हुए बोले कि जल जाकर वायु में मिल जाता है। किंतु गार्गी इतने में कहाँ संतुष्ट होने वाली थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज गार्गी अपने प्रश्नों को तीखे बाणों के भांति याज्ञवल्क्य की ओर रही थी तथा याज्ञवल्क्य अपने उत्तर से गार्गी के प्रश्न रूपी बाणों का प्रतिकार कर रहे थे। इस तरह देवलोक, इंद्रलोक, गंधर्वलोक, चंद्रलोक, आदित्य लोक, नक्षत्र लोक और ब्रह्मलोक तक जा पहुंची और अंत में गार्गी ने प्रश्न किया कि ये ब्रह्मलोक किसमें जाकर मिलता है। तब याज्ञवल्क्य गार्गी को समझाते हुए बोले, हे गार्गी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड अक्षर तत्व में ओतप्रोत है। गार्गी अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर बहुत खुश हुई और मन ही मन याज्ञवल्क्य को अपना गुरु मान लिया तथा जनक की राज्यसभा में उनकी प्रशंसा की और फिर नमस्कार करके विदा ली। जिस तरह गार्गी ने याज्ञवल्क्य का गुणगान किया और सभी के सामने सभा में अपनी बात रखी, इससे उन्होंने अपनी वाचकन्वी होने की निपुणता दिखाई। इस स्टेज पर मैं इस वीडियो को संपूर्ण करता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।